चलिए 2 दिन के गैप के बाद एक बार फिर स्वागत है। पिछले 2 दिनों में आपको भी पता चल गया होगा कि यदि नेट बंद हो तो क्या हो सकता है। देखिए टुकड़े टुकड़ों में जो चीजें आपको मिल रही हैं किस्तों में चीजें आपको जिंदगी सिखा रही है। हम लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है बताए? हम लोग चीजों के आदी हो जाते हैं, हम बंध जाते हैं और ये हमारा बंधना ही दर्द पैदा करता है। जो बिल्कुल मोबाइल के कम से बिल्कुल बहुत आदी हो चुके हैं उनके लिए 2 दिन निकालना भारी होगा। पर ये जिंदगी आपको सिखा रही है कि यदि नहीं हो तो क्या होगा। ढलना सीखिए। आप और हम में से किसी ने भी नहीं सोचा था कि हम लोग लगभग 100 दिनों तक अपने अपने घरों में बंद हो जाएंगे। स्टार्ट में जब इस बारे में हम सोचते थे तो जी घबराता था कि हम कैसे बंद रह सकते हैं, घर के अंदर कैसे हम इतना पैक रह सकते हैं। पर आज जब 70-80 दिनों के बाद जब पलट कर हम लोग देखते हैं तो हमें लगता है कि यार ये तो बहुत आसान है और हम ढल गए। ये जो ढलना है वही जिंदगी है। और जब भी ऐसे कभी मौके आए तो इन मौकों का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। हम लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम इस पार या उस पार जीते हैं, या तो ये या तो वो। इन दोनों के बीच में जो पैरेलल लाइन होती है उसके ऊपर जीना हम लोग भूल चुके हैं। और ये कोरोना काफी कुछ सिखा भी रहा है हमको। देखिए अब यहाँ पर एक कविता है, इसका नाम भी कविता के बहाने। शमशेर सिंह की कविता है और परिचय आप लोग खुद अपनी बुक पे देख लेना। ये बहुत अच्छे लेखक भी थे, अच्छे कवि भी थे और सबसे बड़ी बात अच्छे समीक्षक भी थे। कविता में एक नया दौर शुरू हुआ था हिंदी में नई कविता का। उस नई कविता में जो किताबें छपती थी, तार सप्तक 7 लोगों की जो किताबें छपती थी कविताओं की, उनमें अग्रगण्य स्थान शमशेर सिंह का भी था। और उन्होंने कविताओं को नए सांचे में डाला। उनका ये कहना था कि कविता पुरानी हो गई। कविता में जो उपमान है, जो उपमा है, जो तरीके हैं, वो सब पुराने हो गए। वो हजारों साल पुराने हैं। अब कविताओं को बदलने की जरूरत है। ठीक वैसे जैसे कि आज से 20 साल पहले आपने देखा होगा कि कपड़ों का कुछ अलग फैशन था, ढीले ढाले कपड़े पहनते थे। पुराने फोटो में हमारे कपड़े देखे तो हमें खुद पे शर्म आने लगती है। पर आज वक्त के साथ हमने खुद को बदल दिया क्योंकि वो चीजें पुरानी हो गई। वक्त के साथ अपने आप को बदलना, यही सबसे बड़ी खासियत होती है। जड़ बन के मत बैठ जाओ कि नहीं हम तो वक्त के साथ ही बदलेंगे। तो वक्त एक ऐसी नदी है जिसकी धारा में आपको बहना ही पड़ेगा। धारा के विपरीत हो गए तो तकलीफ में आप लोग आ जाओगे। इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए कविता का शीर्षक है कविता के बहाने। पहले मैं आपको समझा दूं कि कविता क्या है, इसे समझ लीजिए। अच्छा, आप आज की ये छोटी कविताओं को समझ लीजिए कि आपके लिए फिलोसॉफी की क्लास है आज। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कविता क्या है। देखिए चीजों को पढ़ना बहुत आसान होता है। आप कुछ कविताएं पढ़ते हो आपको अच्छी लगती है, कुछ कहानियां पढ़ते हो अच्छी लगती है, बहुत आसान लगता है आपको। और कभी कभी मन खुश हो जाता है वहां क्या लिखा है। आपका पढ़ना और किसी का लिखना दोनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर होता है। मैं खुद राइटर हूं। इस कोरोना में जितना मैंने लिखा है 70-80 दिनों में, इतना मैंने पिछले 10 साल मैंने लिखा था। दिन में 10 से 12 घंटे लिखने और पढ़ने के अलावा कुछ काम किया ही नहीं मैंने। तो ये गेट के बाहर इस पूरे 100 दिनों के अंदर लगभग गेट के बाहर ही 3 से 4 बार मैं निकला हूंगा। मुझे निकलने की जरूरत भी महसूस नहीं हुई। तो मैंने सोचा कि इस बार चलो अपनी कलम के साथ, कविताओं के साथ, किताबों के साथ दोस्ती कर ली जाए। और ये दोस्ती बड़ी काम की थी। और इस दोस्ती में सबसे बड़ी बात थी कि धोखा नहीं था। सबसे बड़ी समस्या है कि दूसरों के साथ रिश्ता रखते हैं तो मैं भी पॉसिबल की धोखा मिले। पर एकमात्र रिश्ता ये पेन का, कलम का, किताब का एक ऐसा रिश्ता है जो कभी धोखा नहीं देता है। तो मैंने बहुत सारी कविताएं लिखने का काम किया। फेसबुक पे आप उसे पढ़ सकते हो, एक प्रतिलिपि ऐप से उसके ऊपर पढ़ सकते हो। यूट्यूब पे भी कविताएं मैंने डाली है, वो भी आप देख सकते हो। तो आपको क्या लगता होगा कि कविता लिखना बहुत आसान है, कहानी लिखना बहुत आसान है? देखिए जब कुछ सृजन होता है तो नई चीज पैदा होती है, दुखदाई होती है।
माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो बहुत ही प्रसव पीड़ा से गुजरने के बाद जन्म देती है। बिना प्रसव पीड़ा से गुजरे कभी भी कोई बच्चा पैदा ही नहीं हो सकता है। उस तकलीफ को एक माँ जान सकती है, माँ समझ सकती है। तो आपको क्या लगता है किसी कविता को किसी पन्ने पे उतारना उसी प्रसव पीड़ा का हिस्सा होता है, वही दर्द होता है। इस चीज को थोड़ा समझ लीजिएगा अच्छी तरीके से। एक मिनट देख लेता हूँ, कोई आया है शायद। हाँ, तो थोड़ा उस प्रसव पीड़ा को समझ लीजिएगा। अर्थात कि मैं जब किसी कविता को लिखता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि पेन उठा के और सीधा लिखना शुरू कर दिया, नहीं। एक मंथन चलता है अंदर, एक दर्द पलता है आपके अंदर, तब जाके उस वो दर्द अपने आप में एक प्रसव पीड़ा है, तब जाके कोई कविता बाहर निकलती है। एक दो दिन से आपने मीडिया में देखा होगा कि एक हथिनी को मार दिया गया, उसे खाने के साथ पटाखे मिला दिए गए, पटाखे फट गए, मुंह फट गया और 2 दिन तक पानी में वो खड़ी रही और इंतजार करती रही कि कोई तो आएगा उसे बचाएगा। उसके पेट में उसका बच्चा पल रहा था। 2 दिन पानी में खड़े रहने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। और हथिनी चाहती तो बहुत बड़ा विध्वंस मचा सकती थी, गांव में घुस जाती, लोगों को नुकसान पहुंचाती, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो धीरे धीरे किस्तों में क्षण क्षण अपनी मौत का इंतजार करती रही। 2 दिन तक मैं भी इसे देखता रहा, सब कुछ होता रहा। लिखा नहीं, लिखा 2 दिन के बाद, क्योंकि मैं चाहता था कि उस दर्द को मेरे अंदर पलने दूं। जिस दर्द को उसने महसूस किया होगा वो जब तक मैं महसूस नहीं करूंगा तब तक शायद मैं लिख नहीं पाऊंगा। वो लिखना ही कविता है, क्योंकि कविता एक सृजन है। क्योंकि कविता का मतलब ये होता है कि जो आप लिख रहे हो वो पहले कभी किसी ने इस धरती पे नहीं लिखा है। मेरी मौलिक कविता है, सिर्फ मेरी है, न तो उसके पहले किसी ने वो लिखी थी, न उसके बाद वो कोई लिखेगा। वो सृजन है, एक नई चीज है। यहाँ पर जिस कविता की बात की गई है वो कविता ही है। इसलिए मैं इस कुछ 10-12 पंक्तियों की कविता आपको समझा दूं, पर मैं आपको ये नहीं समझा पाऊंगी कविता क्या है, तो शायद आप समझ नहीं पाएंगे। किसी कहानी को आप पढ़ते हो, आंख में आंसू आ जाते हैं, तो समझिए कि उस दर्द को उस लेखक ने महसूस किया होगा या लिखते समय वो जरूर रोया होगा, तब जाके वो कहानी इस लायक हुई कि आपकी आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि वो सृजन था, वो सृजन का बीज था, और इसे समझना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पर देखिए कविता क्या, 1, 2 और 3 स्टैंजा है इसके। बिल्कुल सिंपल भाषा है, कहीं कोई कठिन शब्दार्थ नहीं, पर जो यहाँ पर है उसके अलावा कुछ और कह रहा है, समझना उसे, पकड़ना उसे। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। क्या कह रहा है देखिए, यहाँ पर पहले पद में कविता और चिड़िया के बीच में एक समानता भी बता रहा है, एक डिफरेंसेस भी बता रहा है। उस चीज को समझने की जरूरत है। कविता क्या है? कविता सिर्फ ये कि आप सिर्फ शब्दों के साथ ही खेलते हो। कविता का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप विचारों के साथ ही खेलते हो। कविता का पूरा मतलब यही है कि आप पंख लगा के उड़ते हो। आपके जो विचार है वो पंख लगा के उड़ते हैं। जिस चीज को बनाना बहुत मुश्किल होता है उसे कविता में ढालना बहुत आसान होता है। देखिए, आप क्या सोचते हो ये फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपका सोचा हुआ आपका निजी वो आपके अंदर ही रहेगा। जब तक जो आपने सोचा है उसे अभिव्यक्त नहीं कर सको। अभिव्यक्त करने के कहने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप मुंह से बोल के कह दो, और मुंह से बोला हुआ जो कहा जाता है वो क्षणिक होता है। आपने बोला, इतनी देर रहा, और जैसे ही हवा में आपकी आवाज नष्ट हो गई और आपका बोलना हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। अभिव्यक्ति का एक वो जरिया है। दूसरा है, कुछ लोग बोलते नहीं, शब्दों से नहीं बोलेंगे, वो अपनी कलम से बोलेंगे। उनका बोलने का तरीका होता है, अभिव्यक्त करने का तरीका होता है कि कविता लिखना। और वो लिखना जो विचार है वो पंख लगा के उठते हैं। अर्थात कि ऐसी कोई भी इस धरती पे चीज नहीं है जिसके बारे में कविता नहीं लिखी जा सके। चांद पे जाना आसान नहीं है, चांद पे पहुंचना बहुत मुश्किल है। हम और आप में से तो शायद कभी चांद पे जा भी नहीं पाएंगे, पर चांद की कविता लिखना बहुत आसान है। आप
कुदरत की हर वो, प्रकृति की हर वो चीज जिसे आप जानना चाहते हो, जहां आप पहुंच नहीं सकते हो, वहां कभी पहुंच जाता है। ठीक चिड़िया की तरह। चिड़िया भी क्या है, क्या कह रही है कविता? एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। जिस प्रकार चिड़िया उड़ती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, देखो चिड़िया का उड़ना कोई बहाना नहीं है, यह उसके जीवन की चरम आवश्यकता है। तो कविता का लिखना आपकी आवश्यकता नहीं, आपकी अपनी पीड़ा है, आपकी अपनी प्रसव पीड़ा है। जब दर्द अंदर इतना शिद्दत के साथ जब घुटने लगता है, तब वो अभिव्यक्ति चाहता है, और जब वो अभिव्यक्ति मिलेगी तो ही उसे छुटकारा मिलेगा, तो ही उसे मुक्ति मिलेगी। इसलिए दोनों में बुनियादी फर्क है। जिस प्रकार चिड़िया पंख लगा के उड़ती है, बिल्कुल आपने देखा होगा कि चिड़िया के ऊपर कोई बंधन नहीं। मैं पिंजरे में बंद चिड़िया की बात नहीं कर रहा हूँ जिसे कि इंसान गुलाम बना लेता है। मैं उस चिड़िया की बात कर रहा हूँ जिसे कुदरत ने 2 पंख दिया, खुला आसमान दिया है, और उड़ सकती है यहाँ से वहां तक। उसे कोई रोकने वाला नहीं। उसकी माँ उसे कहेगी नहीं कि 7 बज गए स्कूल जाना है। उसके टीचर उसे कभी कहेंगे नहीं कि तेरा होमवर्क अधूरा है, चल कोने में हाथ खड़े करके खड़ी हो जा। अर्थात कि चिड़िया को कोई रोकने वाला नहीं है। उसकी माँ उसे बुलाएगी नहीं कि बेटा आजा नाश्ता बन गया खा ले, क्योंकि उसका अपना उसे ढूंढना है, क्योंकि वो पूरी तरीके से आजाद है। अर्थात कि चिड़िया अपने ख्वाबों की उड़ान में रहती है। कविता भी ठीक इसी प्रकार से है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, अर्थात कि चिड़िया जिस प्रकार उड़ान भरती है, ठीक इसी प्रकार कविता भी उड़ान भरती है। पर चिड़िया उड़ान भरती है तो किसी मकसद से। बारिश निकट आ रही है, घोंसला बनाना, तिनका लेने के लिए जाएगी, वो उसका मकसद है। प्यास लगी है, घर पे कोई पानी उसे देने आएगा नहीं, प्यास लगी है, पानी ढूंढना है, किसी तालाब के किनारे जाएगा, उड़ना उसका मकसद है। भूख लगी है, दाना जुटाना है, किसी खेत में जाएगी, पड़े हुए जो दाने होंगे उसे उठा ले जाएगी, उसका उड़ना उसका मकसद है। पर कविता की उड़ान का मकसद क्या है? थोड़ा इस चीज को आप समझ लीजिए। कविता जब उड़ान भरती है तो उसका भी तो अपना मकसद होता है, क्योंकि हम अपनी अभिव्यक्ति चाहते हैं। देखिए इंसान पंख लगाकर उड़ नहीं सकता है, तो व्यक्ति पंख लगा के नहीं उड़ सकता है, तो वो उस उड़ान को किसी और माध्यम से पूरा करता है। उड़ना तो वो चाहता है, पर मजबूरी ये कि ईश्वर ने शरीर ऐसा दिया है कि उड़ नहीं सकते हैं। चिड़िया की उस उड़ान का मुकाबला कर नहीं सकते, पर इंसान उड़ेगा जरूर किसी न किसी माध्यम से। तो इसीलिए तो हवाई जहाज की खोज हुई। चिड़िया को देख के चिड़िया उड़ सकती है तो हम क्यों नहीं उड़ सकते हैं? हवाई जहाज को ढूंढ निकाला। पर जो लोग हवाई जहाज से भी नहीं उड़ते, जो अपने जिसे कहते हैं कि मन की अभिव्यक्ति की उड़ान, हमारा जो मन है अलग अलग दिशाओं में उड़ान करता है। आप अपने मन को कंट्रोल में कर ही नहीं सकते। पहली बात, दुनिया में हर चीज को नियंत्रित किया जा सकता है, आपका मन है वो कभी नियंत्रण में नहीं आएगा। तो वो जो मन बाहर भटकता है, वो भटकाव यदि एक निश्चित दिशा में भटके, उसकी उड़ान एक निश्चित दिशा में उड़ान हो, वो उड़ान यदि सृजनात्मक हो, क्रिएटिव हो, तो फिर वो कविता बन जाती है। तो ठीक चिड़िया की तरह कविता भी, कविता के मन के जो भाव है, हमारे मन के जो भाव है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़ान भरते हैं। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। अब यहाँ पर कंपेयर के साथ डिफरेंसेज है। चिड़िया को लगता है कि उड़ान वही भर सकती है, पर कविता बिना पंखों के जो उड़ती है, उस उड़ान के बारे में चिड़िया नहीं जान सकती है। अर्थात कि कवि यहाँ कह रहा है कि चिड़िया की उड़ान तो बहुत सीमित एक निश्चित क्राइटेरिया में है, परंतु कविता की उड़ान तो अनंत है, अपार है, ऐसा कि जिसमें तो मतलब कि विस्तार से परे हैं। कैसे? देखिए, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इधर उधर। देखिए चिड़िया होगी वो क्या करेगी? कभी बाहर जाएगी, कभी भीतर आएगी, कभी इस घर के मुंडेर पे बैठेगी, कभी उस घर के मुंडेर पे बैठेगी। वो ज्यादा से ज्यादा पानी पीने के लिए तालाब तक जाएगी, दाने लेने के लिए खेतों तक जाएगी, तिनके लेने के लिए तिनके बटोरने जाएगी। इससे ज्यादा तो उसकी उड़ान हो नहीं सकती है ना। अर्थात कि चिड़िया उड़ती है तो उसकी उड़ान में अपनी लिमिटेशन होती है, पर वो उसकी उड़ान अपनी खुद के लिए होती है। सबसे बड़ी बात है, खुद के लिए उड़ना बड़ी बात है, औरों के लिए जीना और अलग बात है। जो व्यक्ति खुद के लिए जीना शुरू कर दे, खुद का मतलब अपने शरीर के लिए, स्व अपने अंदर जो बैठी एक आत्मा है उसके लिए, तो चिड़िया की उड़ान तो इस घर से उस घर तक की होगी,
इधर से उधर ही होगी। पर कविता, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। पर कविता जब पंख लगा के उड़ती है, उस उड़ान की सीमाओं को शायद चिड़िया कभी नहीं जान सकती है। देख, अभिव्यक्ति यदि आप कर सकते हो तो देखो इन चीजों को ऑन अपनी दृष्टि से अभिव्यक्त करना चाहिए, क्योंकि चिड़िया एक निश्चित दायरे में, एक निश्चित दिशा में उड़ान भरेगी। पर जो कविता होगी उसके दायरे असीमित है। आप आज जिस टॉपिक पे आपने सोचा है उसके बारे में आज कविता लिखते हो, तो कल वो विषय वापस नहीं आएगा, कल किसी और विषय के बारे में सोचोगे, परसों किसी और विषय के बारे में सोचोगे। कभी कभी मैं अपने आप से सवाल पूछता हूँ, खुद से कहता हूँ कि रोज ऐसे टॉपिक आ कैसे जाते हैं। मैंने अपने जीवन में 1000-1500 के आसपास कविताएं लिखी होगी, और हर कविता पहले से अलग होती है, सब मौलिक होती है। अभी सोचता भी कि पर ये टॉपिक सोचना नहीं पड़ता है, हम अपने जीवन में जो चारों तरफ देखते हैं, वो जो देखना है वो टॉपिक बन जाता है। अर्थात कि मैं सोचूं कि आज जितना लिख दिया, साथ कल लिखने के लिए मेरे पास बचेगा नहीं, पर जैसे ही कल सूरज उगता है, नई उम्मीदें पैदा होती है, नई आशाएं पैदा होती है, जीवन के संघर्ष जब देखने के लिए मिलते हैं, तो कलम फिर चल पड़ती है। अर्थात कि कविता अलग अलग दिशाओं में उड़ सकती है, हर तरफ से सोच सकती है। चिड़िया का जो एरिया, जो क्षेत्र है, वो एक निश्चित लिमिटेड है, पर कविता अनलिमिटेड है। आप अलग अलग दिशाओं में उड़ सकते, चाहे जिस टॉपिक पे लिख सकते हो, चाहे जो इसमें अपने भावों को अलग अलग प्रकार से अभिव्यक्त कर सकते हो। इसलिए कवि यहाँ पर कहता है कि चिड़िया कविता की उड़ान के बारे में भला क्या जाने, क्योंकि चिड़िया तो एक दायरे में उड़ेगी, कविता के तो दायरे बहुत ही असीमित है। अब दूसरा देखिए, यहाँ पर पहले स्टैंजा में चिड़िया से तुलना की कविता की, फिर देखिए अब है उसकी तुलना फूल से। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इसगर उसगर, बिना मुरझाए महकने की माने फूल क्या जाने। थोड़ा ऐसे समझिए, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता खिल नहीं सकती है, कविता को लिखा जाता है। कविता मन की अभिव्यक्ति होती है जो कागजों पर उतरती है, जो पन्ने दर पन्ने उतरती रहती है। पर फूल का खिलना, कविता का लिखना है, कविता का खिलना, दोनों एक ही है। दोनों एक क्यों बताऊं मैं आपको। फूल के खिलने का मतलब होता है कि फूल अपने पौधों से, अपनी जो उसका पौधा होता है, उसकी जड़ों से जीवन खींचकर, पानी खींचकर एक कली का रूप लेता है, और अपनी पूरी सुंदरता के साथ, अपनी पूरी आत्मा के साथ, अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करता है, तभी जाके कोई फूल खिलता है। अर्थात कि फूल का खिलने का मतलब ये होता है कि वो अपनी तमाम संभावनाओं का उपयोग कर रहा है, अपनी पूरी क्षमताओं का उपयोग कर रहा है, तब जाके फूल खिलता है। और फूल का खिलना भी एक सृजन है, द क्रिएशन है, नई चीज पैदा हो रही है, और नई चीज का पैदा होना हमेशा पीड़ादायक होता है। फूल का खिलना एक प्रसव पीड़ा की तरह है, खिलने की तरह है, एक नया सृजन है। ठीक वैसे ही किसी पेज पर कोई कलम कोई कविता लिखती है, उसका वो लिखा जाना भी अपने आप में फूल की तरह खिलना है, क्योंकि वहां लिखना भी एक नया सृजन है, एक नया बीज है, द क्रिएशन है। दोनों में यह अंतर होता है कि दोनों इस धरती पे मौलिक चीज पैदा हो रही है। किसी गुलाब के पेड़ के ऊपर जो गुलाब का फूल आज खिला है, अब वो वापस कल नहीं खिलेगा। आपको लगेगा उसके जैसा फूल कल खिलेगा, नहीं, गलत। आप ये सोचता भी मत, क्योंकि आज और कल के बीच में ये जो कायनात है, कुदरत है, 24 घंटे का डिफरेंस पैदा कर लेती है, और समय के साथ हर चीज बदलती रहती है। जो गुलाब का फूल आज खिला वो कल नहीं खिलेगा, दिखने में एक जैसा होगा, पर उसके बीच में कहीं की बुनियादी फर्क होगा। आप कहोगे ये कैसे हो सकता है, दिखने में तो एक जैसे लगते हैं। वैसे देखा जाए तो इंसान भी दिखने में एक जैसे लगते हैं। इस धरती पे 700 करोड़ लोग हैं, कोई किसी से नहीं मिलता है, और किसी की शक्ल मिलती है, किसी की नाक मिलती है, आंख कान मिलते हैं, इससे ज्यादा कुछ मिल नहीं सकता है। और सब कुछ मिल भी जाए तो ये हाथ की रेखा कभी मिलती नहीं है। तो इसका मतलब कि दो इंसान एक जैसे लगते पर होते नहीं, दो फूल एक जैसे होंगे पर लगेंगे नहीं। इसलिए फूल का खिलना और कविता का खिलना दोनों ही सृजन है, इसलिए दोनों एक जैसे हैं। अब कविता, फूल के बहाने कविता भी खिलती है, क्योंकि कविताओं के लिए फूल एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा विषय है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने।
फूल का खिलना, कविता का खिलना, दोनों में फर्क क्या है समझिए। सुबह की सूरज की पहली किरण के साथ कली धीरे धीरे उठना शुरू होती है और जैसे जैसे धूप खिलेगी पूरा फूल बन जाती है। और आप देखिए कि जैसे जैसे वापस सूरज ढलने आएगा, सूरज जब अस्ताचलगामी होगा, सूर्य जब पश्चिम दिशा में अस्त होने वाला होगा, लाल किरणों के साथ जब सूर्य अस्त होगा और अस्त होते हुए सूर्य के साथ साथ वापस वो फूल धीरे धीरे मुरझाना शुरू होता है। अर्थात कि सूर्य की पहली किरण के साथ तो खिलना शुरू होता है और जैसे सूर्य की अंतिम किरण के साथ वो मुरझा के जमीन पे गिर जाता है। कुल मिला के उस फूल की जिंदगी होती है कुछ घंटों की। हाँ, ये अलग बात है कि उस कुछ घंटों में फूल अपने जीवन की पूरी खूबसूरती को, पूरी महक को छोड़ के चला जाता है और उसका खिलना सिर्फ एक दिन का होता है। पर कविता के साथ ऐसा नहीं है। कविता खिल गई सो खिल गई, या तो खिलेगी नहीं या तो लिखी नहीं जाएगी। पर एक बार जो लिख दी गई या वो खिल गई तो फिर कविता कभी मुरझाएगी नहीं। रविन्द्रनाथ टैगोर को मरे कई दशक बीत गए पर उनकी कविताओं में वो आज भी जिंदा है। आप जितने बड़े हरिवंश राय बच्चन, मृत्यु हो गई उनकी, पर उनकी लिखी मधुशाला आज भी जिंदा है। और आने वाले 1000 साल के बाद सब कुछ मिट जाएगा पर नहीं मिटेगा तो उसका लिखा हुआ कभी नहीं मिटेगा। तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस लिखी, वही भी रामचरितमानस भी एक लंबी कविता थी। तुलसीदास धरती पे रहे नहीं, उसके वंशज रहे नहीं, जिस जगह पैदा हुए वो नहीं रहे। समय बहुत ज्यादा बदल गया, सैकड़ों सालों का समय इसके बीच में बीत गया, पर तुलसीदास सबके जुबान पर है। तुलसीदास जिंदा रहे क्योंकि तुलसीदास ने जिस कविता को खिलाया था, रामचरितमानस के रूप में जो फूल खिला था, वो एक दिन का फूल खिला हुआ फूल नहीं था। वो फूल अनंत था, अनस्वर था, उसे नष्ट नहीं किया जा सकता है, समय उसे नष्ट नहीं कर सकता है। इसलिए फूल के खिलना, कविता के खिलने को फूल क्या जान सकता है, क्योंकि फूल की कुल जमा जिंदगी तो 12 घंटे की होती है, पर कविता अनंत अनंत में विस्तार पाती है। इसलिए जो कविता का खिलना है वो बहुत ही लंबे समय तक रहेगा। देखिए, फूल अपनी महक छोड़ जाता है, पर आप ये मत भूलना कि कविता की भी अपनी महक होती है। वो अलग बात है कि उसे जानने वाला चाहिए। कोई आया मैं उसे जोड़ लेता हूं, तो उसे जानने वाला चाहिए। तो यहाँ पर कवि कह रहा है, देखिए, बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। अर्थात कि फूल का बनना ही, फूल बनता ही मुरझाने के लिए, महकने के लिए, सुगंध चारों तरफ बिखरने के लिए। पर कविता के साथ ऐसा नहीं है। चाहे इधर उधर, बाहर भीतर इस घर उस घर फूल खिले तो चारों तरफ वो महक छोड़ेगा, इस घर में अंदर बाहर महक छोड़ेगा। परंतु उस कविता को क्या पता कि बिना मतलब कि समय के पार जाके भी कुछ चीजें ऐसी खिलती है जो कभी मुरझाती नहीं है, जो अपनी महक नहीं छोड़ती है। इसलिए फूल ऐसी कविताओं को खिलने को कभी भी नहीं जान सकता है। अर्थात कि फूल का खिलना उससे लाख गुना कहीं बेहतर है किसी कविता का लिखा जाना, कविता का खिलना, क्योंकि वो कविता समय की सभी सीमाओं से परे होगी, उसके पार होगी। लास्ट अब तीसरा है, यहाँ पर देखिए 2 देखिए हमने अभी तक इसके माध्यम से बताया गया कि सबसे पहले तुलना की गई कविता की चिड़िया के साथ, फिर चिड़िया इसकी तुलना की गई बच्चे के साथ, फूल के साथ, तीसरी तुलना है बच्चे के साथ। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा की जाने। यहाँ पर देखिए, कविता की जगह बच्चे को प्रायोरिटी दी गई है। इस चीज को समझना बहुत ही गहरी और बुनियादी बात यहाँ पर कवि ने कही है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। देखिए, बच्चे क्या है, सबसे पहले बात, सबसे मुझे बड़ी अफसोस की बात है कि ये बच्चा जो है, ये प्रजाति आने वाले समय में इस धरती पर खत्म हो जाएगी, क्योंकि आजकल माँ की पेट से तो बच्चे पैदा ही नहीं होते हैं। माँ की पेट से सीधे कलेक्टर और डॉक्टर ही पैदा होते हैं। ये विडंबना है इस धरती की। आज अभिभावकों की नजर में बच्चा तो कोई होता ही नहीं। 2-2.5 साल का बच्चा हुआ और सीधा उसे की थमा दिया जाता है कि चल बेटा तू डॉक्टर बनेगा, तू इंजीनियर बनेगा, और उस 2-2.5 साल के बच्चे की मासूमियत को पूरी तरह से आप छीन लेते हैं। थोड़ी बहुत तो आपके माँ बाप छीनते हैं, बच्ची कुछ कसर हम जैसे निकाल देते हैं।
हम जैसों में मैं अपने आप को थोड़ा इसलिए अलग कर रहा हूँ क्योंकि मैं कम से कम किसी बच्चे का बुनियादी हक कभी छीनना नहीं चाहता हूँ। मैं खुद हमेशा से इसका विरोधी रहा हूँ। एक बच्चा जिस काम के लिए बना वही काम करे तो ज्यादा बेहतर है। देखिए, आप ये देखिए कि बच्चा, छोटा सा बच्चा, उसकी उत्सुकता को ध्यान से देखना, उसकी जिज्ञासा को ध्यान से देखना। आप छोटे बच्चों को सिर्फ 15 मिनट तक देख लीजिए, 2, 2.5, 3, 4 साल, 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा, उसको यदि बड़े ध्यान से आप देखोगे, वो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बुक रखा हुआ वो नहीं देखना है। वो बच्चा कुछ खेल खेल रहा है, कुछ भी काम कर रहा है, तो वो उस खेल में पूरी तरीके से डूबा हुआ रहता है। हम यदि पढ़ रहे हैं तो पढ़ने में हमारा ध्यान नहीं रहेगा, हमारा ध्यान इंस्टाग्राम पे रहेगा कि वहां पर किसने क्या कमेंट किया होगा, क्योंकि हमारा ध्यान एक जगह ही नहीं। पर बच्चा जब रेत का घरौंदा भी बनाता है तो उसके लिए वो पूरा समय थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। उसका ध्यान फिर ये नहीं है कि घर में खाना बना है तो खाने जाना है, टीवी पे कोई सीरियल आ रहा है तो वो देखना नहीं। उसका ध्यान पूरा फोकस वही रहेगा। बच्चा यदि कंचे भी खेल रहा है, अंटिया भी खेल रहा है तो वो उसमें डूब जाएगा। वो डूबना कविता के डूबने की तरह है। कविता क्या है? जब तक आप डूबोगे नहीं तब तक आप तैरोगे नहीं। उल्टी बात कह रहा हूं मैं। डूबना, जो जितना गहरा डूबेगा वो उतना शिखर तक जाएगा। अर्थात कि जो जितना ज्यादा गहराई तक सोचेगा वो उतनी ऊंची कविताएं लिख पाएगा, उतनी गहरी और गंभीर कविताएं लिख पाएगा। यहाँ पर कवि कह रहा है, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कविता अपने आप में क्या है? खेल है। बच्चे खेलते हैं, चाहे रेत के साथ खेले, चाहे कंचों के साथ खेले, चाहे सितोलियों में किसी बॉल के साथ खेले, चाहे क्रिकेट खेले, बच्चा खेलता है। बच्चे के लिए खेलने के लिए कोई सामग्री नहीं चाहिए। एक 2, 2.5 साल के बच्चे के सामने सांप भी आ जाए तो सांप से भी खेलेगा वो। उसके लिए वो सांप है नहीं, क्योंकि सांप से तो हम डरते हैं, बच्चा नहीं डरेगा। बच्चे के लिए तो वो कुदरत का एक हिस्सा है, क्योंकि बच्चा अपने आप में उस समय ईश्वर है, खुदा है, उसे चीजों से कोई मतलब ही नहीं होगा। तो बच्चा जिस प्रकार से खेलता है, कविता भी खेलती है शब्दों के साथ। कविता खेलती है भावनाओं के साथ, कविता खेलती है दर्द के साथ, कविता खेलती है पीड़ाओं के साथ, कविता खेलती है आपके सपनों के साथ, आपकी उम्मीदों के साथ, आपके टूटे हुए ख्वाबों के साथ, आपकी अधूरी तलाश के साथ, आपका संपूर्ण उन उपलब्धियों के साथ जो आपने कभी अचीव की और जो आप कभी कभी कर ही नहीं पाए, उन अधूरे ख्वाबों के बारे में। इनके बारे में कौन खेलता है, कौन सोचता है? कविता। क्योंकि जब कभी आपका दिल टूटेगा तो अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए आप कविता का ही सहारा लोगे। आपके पास कोई दूसरा सहारा नहीं होगा, क्योंकि दुनिया के सामने रोगे तो दुनिया मजाक उड़ाएगी, और रो नहीं सकते इसलिए हम क्या करते हैं, अपने आप को कविताओं में डाल देते हैं, फिर हम शब्दों के साथ खेलने लग जाते हैं। यहाँ पर ठीक वैसा ही है, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। जिस प्रकार बच्चों के लिए खेल, अलग अलग चीजें खेलों का माध्यम होती है, ठीक कविता भी इस प्रकार से एक बहाना है। बच्चों के उस बुनियादी खेल में फर्क होता है, और कविता जिसके साथ खेलती है वो फर्क होता है बाहर भीतर, यह कर वह कर, सब कर एक कर देने के माने। एक जो बच्चा होता है, बच्चा होता है, मैं समझदार बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं। यदि बच्चा है तो समझदार नहीं होगा, यदि समझदार है तो इसका मतलब वो बच्चा था ही नहीं, वो तो सीधा ही रेडीमेड बहुत बड़ा व्यक्ति बन के पैदा हुआ है। मैं ऐसे बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ। बच्चा वो जिनमें समझ ही नहीं होती है। अब छोटे बच्चे क्या करते हैं, इस घर से उस घर चले जाते हैं, उस घर से इस घर आ जाते हैं, किसी घर की छत पे जाके छिप जाएंगे, किसी दूसरे के घर की रसोई में जाके छिप जाएंगे। वो बच्चा ही कर सकता है, आप और मैं नहीं कर सकते। बिना नॉक किए आजकल देखिए कितनी मजबूरी, किसी घर के अंदर जाने के पहले तो नॉक करना पड़ता है, डोरबेल होती है, बजानी पड़ती है, अर्थात कि नॉक करके बाहर खड़े रहकर इंतजार करने की मजबूरी होती है। पहले ऐसा नहीं होता था, बेधड़क घुस जाते थे, पर ये बेधड़क घुसता आज भी बच्चे कर सकते हैं। बच्चों को कोई परमिशन नहीं चाहिए। बच्चा ये नहीं देखेगा घर में पोछा किया हुआ अंदर नहीं जाएगा, अंदर बिंदास घुसेगा, क्योंकि बच्चा है, बेधड़क जाएगा। इस घर से उस घर, इस छत से उस छत, इस वृक्ष से उस वृक्ष, इधर से उधर घूमना, गली मोहल्ले में मजे पड़े वहां घूमना, ये सिर्फ कौन कर सकता है? बच्चा कर सकता है। और जो बच्चा कर सकता है, ठीक यही कविता करती है। कविताएं सीधे आपके अंदर झांक के देखेगी, कविताएं किसी और के अंदर झांक के देखेगी। कोई व्यक्ति दर्द से तड़प रहा है तो उस कविता को, उस तड़प को कविता अभिव्यक्ति देगी। कोई बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा प्रसन्न है, तो उस खुशी को अभिव्यक्त देने का भी काम कौन करेगी? कविता करेगी। आपके जश्न के साथ कविता है, आपके मातम के साथ भी कविता है, अर्थात कि कविता हर रूप में फिट है। ठीक उसी तरीके से जो बच्चा की
कि कहीं इधर उधर जाना, हर कुछ जगह तक बच्चा पहुंच जाता है जहां से पहुंचना होता है। ठीक इसी प्रकार जो कविता होती है वो अनंत क्षेत्र तक, अनंत विस्तार तक वो पहुंचती रहेगी, उसे कोई भी नहीं रोक सकता है। जैसे कि छोटे से बच्चे को कोई नहीं रोक सकता है। सब घर एक कर देने के बाद छोटा बच्चा क्या करता है, सब घरों को एक कर देता है। छोटे बच्चे के लिए ऐसा नहीं कि ये मेरा घर है, ये तेरा घर है, इसका घर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका किसी घर से झगड़ा है तो होगा झगड़ा अपनी जगह, पर बच्चा छोटा है तो खुल के उसके घर के अंदर घुस जाएगा। ये भी नहीं सोचेगा कि घरों से मेरा झगड़ा है, मेरे घर वाले नहीं बोलते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। और यदि फर्क पड़ने लग जाए बच्चे को तो समझो कि बच्चा रहा ही नहीं, वो जवान हो गया है। और सबसे बड़ी विडंबना इस वक्त की ये कि बच्चे वक्त से पहले बहुत ज्यादा जवान हो रहे हैं, और जवान तो छोड़ो, बच्चा सीधा बूढ़ा हो रहा है। जवानी तो बीच में कहीं आ ही नहीं रही है, क्योंकि जवान तो माँ की पेट से वो पैदा होता है, सीधा बूढ़ा हो जाता है। जो बच्चे वाला जो भाव होता है, जो काल है, वो तो बच्चों के साथ अभी रहा ही नहीं। तो सब घर एक कर देने के माने जिस प्रकार बच्चा सभी घरों को एक कर लेता है, ठीक हमारे मन के अंदर उभरने वाले जितने अलग अलग प्रकार के विचार होते हैं, अलग अलग प्रकार की जो हमारी थॉट होती है, उस अभिव्यक्ति को स्थान देने का काम कौन करता है, बच्चे करते हैं। अर्थात कि बच्चे की तरह कविता होती है, फूल की तरह कविता होती है, एक चिड़िया की तरह कविता होती है, पर कविता की उड़ान इन सबसे परे होती है। फूल अपनी महक कुछ समय के लिए छोड़ के बिखर जाएगा, पर कविता अपनी महक को कभी नहीं बिखरने देगी। वो अनंत अनंत काल तक, जब तक आप जिंदा हो तब तक भी वो महक कायम रहेगी, और आपकी मौत के हजारों साल के बाद भी वो कविता वो महक छोड़ कर जाएगी। इसलिए इन सब की उड़ान और इन सब की महक से ऊपर यदि कुछ है तो वो कविता है। बशर्ते ये होनी चाहिए कि कविता आपके शुद्ध सच्चे सात्विक मन से, आपके मन की अतल गहराइयों से निकली होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही काफी है, टाइम होने आ गया है। मैं इसे बाद में यूट्यूब पे भी डालूंगा। थोड़ा इस कविता को थोड़ा ढंग से अपनी दृष्टि से इसका भावार्थ कर देना, शब्द से व्याख्या कर देना। जो बाकी आप लोग कर सकते हो वो मैं आपके हिस्से छोड़ रहा हूँ। तो कविता की जो मूल आत्मा है वो शायद किसी गाइड में नहीं होगी, कहीं पर भी नहीं होगी, ये व्याख्या आपको मिलेगी नहीं, वो मैंने आपको कह दी। आपने इसे कितना ग्रहण किया, इट्स योर चॉइस एंड चॉइस इज चॉइस। आज के लिए इतना है, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।